नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मींस। देखिए, दुनिया भर में, इंडिया में कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब राइजिंग इनइक्वालिटी के स्टैटिस्टिक्स ग्लोबली दो कंटेक्स्ट में यहाँ पे ऑथर ने दे रखे हैं। पहला कंटेक्स्ट तो है कमाई, इनकम। दूसरा कंटेक्स्ट है वेल्थ, दौलत। ठीक है, कमाई और दौलत में फर्क है। कमाई क्या है कि आपने काम किया, बिजनेस किया, जॉब पे गए और उससे आपको कुछ तनख्वाह मिली, महीने की मिली, साल की मिली, जैसा भी आप कंप्यूट करते हो। दौलत क्या होती है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा असेट है, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। तो दौलत किसके पास ज्यादा। तो देखिए, इनकम और दौलत दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इनकम रखा हो बट दौलत ना हो, महीने के 5-8 लाख रुपया कमाता है लेकिन कुछ ज्यादा सेविंग नहीं है, तो दौलत ना के बराबर। कुछ लोग ऐसे हैं कि अमीर घर में पैदा हुए हैं, बड़े बाप की औलाद है, तो दौलत बहुत सारी है लेकिन आता है कौड़ी का नहीं है, तो इनकम जीरो है। ठीक है ना। तो इनकम और वेल्थ के स्टैटिस्टिक्स के आधार पर दुनिया भर में अलग अलग जगह पे कितनी इनइक्वालिटी है, इसके बारे में यहां पे कुछ बात की गई है। तो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड स्टैटिस्टिक्स ही हम लोग यहां पे देखेंगे, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं देखने वाले। फिर इसका अगला आर्टिकल मैं कौन सा डिस्कस करूंगा आपके साथ, अफगानिस्तान की वुमेन से रिलेटेड एक नया आर्टिकल निकल के आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में वुमेन के साथ क्या हो रहा है, उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातचीत की जाएगी। ओमिक्रॉन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, कुछ बहुत ज्यादा नया है नहीं। वैक्सीन बूस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है, वैक्सीन बूस्टर के बारे में काफी बात कर चुके हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा कंक्रीट आएगा तो मैं अलग से आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। फिर स्ट्रेटेजिक बलवर्क, यहाँ पे ये टॉपिक एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स में ये पर्टिकुलर चीज जीएस पेपर 3 में पूछी जा सकती है। ग्रेट गेम राइवलरीज, इंडिया कैसे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने लिमिटेड मीन्स में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये इस बात से पता चलता है कि रिसेंटली 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को होस्ट किया गया नई दिल्ली में जयशंकर साहब के द्वारा। एक महीने पहले भी एक मीटिंग हुई थी और एक महीने बाद जब रिपब्लिक डे आएगा उस समय पे भी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लीडर्स को इंडिया में इनवाइट किया गया है। तो इंडिया ये सब क्यों कर रहा है, इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे। क्या क्या बातें हुई ये बात करेंगे। एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा आपको। इस प्रकार के टॉपिक्स का रिवीजन जरूरी है क्योंकि ये यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है क्वार्टेट ऑफ होप, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल है। स्पोर्ट्स में भी स्पेसिफिकली बैडमिंटन से रिलेटेड आर्टिकल है। बैडमिंटन की बात की जाए तो रिसेंटली आप देखोगे कि भाई स्पेन में जो BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है उसमें 3 प्लेयर्स के श्रीकांत, लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय, इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत अच्छी नहीं है। देखिए क्या है कि हमारी बैडमिंटन में एक बात बहुत अच्छी है कि वुमेन की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी मानी गई। साइना नेहवाल को देख लीजिए, PV सिंधु को देख लीजिए, लेकिन रिसेंटली कोई वुमेन का बैडमिंटन प्लेयर तगड़ा निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन ये कमी शायद मेंस प्लेयर पूरा कर रहे हैं क्योंकि मेंस बैडमिंटन प्लेयर में अब कुछ पोटेंशियल आप कह लो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। जैसे अब बात करें श्रीकांत की, तो श्रीकांत तो पुराना नाम है, हालांकि बीच में इनका फॉर्म बहुत बिगड़ गया था, लेकिन लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय ये यहाँ पे एक बड़े टैलेंट की तरह उठ के सामने आ रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है इसको देखेंगे। तो एक एक करके आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हो सके तो ज्वाइन का बटन दबाइए दोस्तों, उससे काफी मदद मिलती है। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं ग्रेट गेम राइवलरीज। तो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग को यहां पे कन्वीन किया गया। किसके द्वारा कन्वीन किया गया, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब के द्वारा कन्वीन किया गया। तो यहां पे बेसिकली अफगानिस्तान को लेकर बातचीत हुई। 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके लीडर्स यहां पे आए। और ये लीडर्स अगर आप देखो तो 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे की परेड होगी, सेलिब्रेशंस होंगे, उसमें भी चीफ गेस्ट की तरह ये लीडर्स आएंगे। और अभी से जस्ट एक महीने पहले जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग किया था तो रशिया के भी NSA आए थे और इन्हीं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के NSA उस समय पे भी आए थे इंडिया के अंदर। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो मीटिंग्स इंडिया कर रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भैया ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इमीडिएट बेसिस पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए। और इंडिया केवल बातचीत नहीं कर रहा है, इंडिया ने रिसेंटली एक रिटर्निंग प्लेन के थ्रू बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई थी अफगानिस्तान के पास। हालांकि इंडिया को 50,000 टन व्हीट भी भेजना है, लेकिन देखिए व्हीट एक बल्कि आइटम है और बल्कि आइटम को प्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और उस चीज में रोड़ा कौन डाल रहा है, पाकिस्तान डाल रहा है। प्लस ट्रेड एंड इंप्रूविंग कनेक्टिविटी, रिसेंटली जो मीटिंग हुई है
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लीडर्स के साथ। यहाँ पे इंडिया और उन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड और कनेक्टिविटी का पोटेंशियल है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अब देखा जाए तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो लमसम केवल $2 बिलियन ही है, जो कि अपने पोटेंशियल से बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल एशिया से हमको सामान नहीं चाहिए या सेंट्रल एशिया को हमसे सामान नहीं चाहिए, चाहिए। प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ट्रेड होगा कैसे। लैंड बॉर्डर है नहीं भाई, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है लेकिन पाकिस्तान ने लीगली कब्जा रखा है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बनता नहीं है। एक बार को अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बन जाता हमारा रियल में, तो हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पहुंच जाते। तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या बचता है कि भाई हम लोग शिप पे सामान लोड करें गुजरात में, मुंबई में, वो जाए चाबहार पोर्ट ईरान तक या ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे जाए और वहां से फिर वो चलता हुआ अफगानिस्तान के अंदर जाए और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक पहुंचे। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान की सरकार आ गई है, तो पहली बात तो चाबहार वाला जो रास्ता था वो वैसे ही बहुत टाइम टेकिंग था। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान के आने से चीजें अब बहुत ज्यादा बदल गई हैं। ओके, तो कुल मिला के अगर आप देखो तो जो पोटेंशियल है इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का वो मीट नहीं हो पा रहा है पूरा। अब पहले बहुत सेवरल डिकेड्स तक जो हमारा साउथ ब्लॉक है उसने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी को स्थापित करने में, लेकिन अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आया इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बीच में, अब ब्रॉड रीजनल कंसेंसस ऑन अफगानिस्तान को लेकर। और इस कंसेंसस में टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, नारकोटिक्स और रिफ्यूजीज, इनको तो रोकना ही रोकना है, साथ साथ इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपने जो बायलैटरल रिश्ते हैं इनको भी अच्छा करना है। बस इंडिया की मोडस ऑपरेंडी में एक फर्क है, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ये बायलैटरल टॉक शुरू कर सकते हैं तालिबान के साथ। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने तो अपनी एम्बेसी भी खोल दी है काबुल के अंदर। इंडिया ने ये सब अभी नहीं किया है। इंडिया बहुत ज्यादा बायलैटरली तालिबान के साथ इंगेज नहीं कर रहा है। ओके, अगर बात की जाए तो इंडिया ने सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले क्या क्या किया है, तो भैया $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी सेंट्रल एशिया में प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडिया ने चाबहार पोर्ट में काम किया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंडिया ने बहुत आप कह लो तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के ऊपर इंडिया ने काम करने की कोशिश की। हालांकि तापी पाइपलाइन मेरे हिसाब से तो देखिए नल एंड वॉइड ही है, मुश्किल ही है कि पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो वो चीज हो। कल की डेट में मान लो इंटरनेशनल प्रेशर के चलते तापी बन भी जाती है और कुछ समय तक इंडिया के अंदर गैस आ भी जाती है इस पाइपलाइन के थ्रू, फिर बाद में वही लफड़ा हो जाएगा, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ लड़ाई हो जाएगी, फिर पाकिस्तान जो गैस आ रही होगी तापी पाइपलाइन के थ्रू उसको बंद कर देगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो तापी जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत जरूर हो रही है, बट इनका सच में एक रियलिटी में बदलना ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। अब अगर आप इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिश्ते को सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ कंपेयर करो तो चाइना बहुत ज्यादा एडवांटेज पे है। सिंपल बात है, देखिए चाइना का तो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है, कजाकिस्तान वगैरह के साथ। तो अब इसमें होगा क्या कि भाई पहली बात तो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन कंट्रीज से निकलती है, तो चाइना बहुत कम में मतलब काफी सारे लोन दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, वो एक अलग बात है। $100 बिलियन का ट्रेड है चाइना का इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। कनेक्टिविटी आसान है, चाइना की एक्सपोर्ट जो सप्लाई चेन है वो बहुत एफिशिएंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रशिया और चाइना के जो अच्छे इकोनॉमिक रिश्ते हैं उसके चलते रशिया भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ज्यादा रोल प्ले करता है, जो कि पहले ये जो कंट्रीज थी वो यूएसएसआर के एम्बेट के अंदर ही आती थी। अब रशिया तो इंडिया का दोस्त है बट चाइना इंडिया का दोस्त नहीं है। इस पर्टिकुलर सेंट्रल एशियन रीजन में यूएस भी पहुंचना चाहता है, हर कोई कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन रीजन में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इस सेंट्रल एशियन रीजन के हार्ट पे है आपका अफगानिस्तान, इसलिए इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ एशिया। तो ये पूरा का पूरा सीन है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया आगे आने वाले समय में एक ऐसा डोमेन बन के आया है जहां पे यूएस भी अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, बट यूएस और इंडिया दोनों लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में है। सबसे ज्यादा एडवांटेज पोजीशन में अगर कोई है तो वो है चाइना, पाकिस्तान और रशिया। अगर इंडिया को आगे आने वाले समय में सेंट्रल एशिया के इस रीजन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं तो इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो देखिए सिंपल ऑप्शंस है इंडिया के पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि इंडिया शाबहार पोर्ट पे जो शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल है इसको बहुत तेजी से डेवलप करे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से ईरान इंडिया की मदद करेगा और कल की डेट में जो हमारे रिश्ते होंगे, ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी विद सेंट्रल एशिया वो बढ़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिकन सैंक्शंस के डर से हमें ईरान से दूर नहीं भागना चाहिए। अमेरिकन सैंक्शंस के डर से
चूंकि हमने ईरान का तेल नहीं खरीदा, ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते को लिमिटेड रखा है, उसके चलते ईरान भी पूरी तरीके से हमें एक रिलायबल पार्टनर की तरह नहीं देख रहा है। ईरान इस समय पे चाइना को एक रिलायबल पार्टनर की तरह देख रहा है, क्योंकि ईरान तो उस कंट्री को इंपॉर्टेंस देगा ना जो यूएस सैंक्शंस को स्किप करके उसकी मदद करे। तो एक ग्रेट गेम राइवलरी है यहाँ पे, और ये ग्रेट गेम राइवलरी में अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया वाले डोमेन में रशिया, चाइना, यूएस, इंडिया और पाकिस्तान सब अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन इन्फ्लुएंस बना जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन प्रोएक्टिवली इस पर्टिकुलर रीजन के साथ इंगेज करने की कोशिश करता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स। एक और चीज, ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है ना, इट इज रिच इन सोर्स ऑफ एनर्जी। चाहे यूरेनियम की बात कर लो, चाहे आप गैस की बात कर लो, ऑयल की बात कर लो, ये सब कुछ इन रीजन्स में बहुत मिलती है। तो अगर हम इन रीजन्स के साथ दोस्ती करते हैं तो रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी भी होगी और एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ और एफिशिएंट तरीके से लड़ पाएंगे। ये सब यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं द क्वार्टेट ऑफ होप। इंडियन मेन थ्राइव्ड ऑन बैडमिंटन बिग स्टेज एंड रेटेड विद 2 मेडल्स। क्वार्टेट ऑफ होप 4 लोगों की यहाँ पे बात की जा रही है, देखते हैं किनकी किनकी। देखिए ओलंपिक ईयर था इस साल, ओलंपिक में तो जो परफॉर्मेंसेज हुई वो ओलंपिक के समय पे हमने बातचीत की थी। अभी के लिए जो BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है वहां पे के श्रीकांत, लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय, इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन तीनों की रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड 14 से 19 के बीच में, और तीनों लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इनफैक्ट एक क्वार्टर फाइनल में तो 2 इंडियन प्लेयर्स ही आपस में खेल रहे थे, के श्रीकांत और लक्ष्य सेन, जिसमें के श्रीकांत जीत गए और लक्ष्य सेन हार गए। अगर आप देखो तो लक्ष्य ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है और श्रीकांत ने इंडिया को पहला सिल्वर दिया है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि PV सिंधु जो कि डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन थी, वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में हार गए। अब देखा जाए तो मेंस बैडमिंटन की बात की जाए तो पिछले एक डेकेड में जो मेंस बैडमिंटन है वो बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा है। और पिछले एक डेकेड में अगर आप देखो तो जो लेडीज हैं वो काफी अच्छी नहीं है, खासकर 2 की अगर आप बात करो, PV सिंधु की और आप साइना नेहवाल की। लेकिन लेडीज के अंदर भी कोई बहुत सीरियस टैलेंट निकल के नहीं आया। तो अगर सीरियस टैलेंट की बात होता है ना कि चमकता हुआ सितारा, उभरता हुआ सितारा बैडमिंटन के जगत का, तो इस प्रकार का कोई नहीं निकल के आ रहा है। अगर इस प्रकार में किसी एक नाम को हम सेट करने की कोशिश करें तो लक्ष्य जरूर एक है 20 वर्षीय, जिनके पास ये पोटेंशियल है कि हाँ भाई आगे आने वाले समय में मेन सिंगल में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो मिक्स्ड डबल्स में इंडिया की कोई तगड़ी टीम नहीं है, मतलब एक मेन और एक वुमेन मिलकर जब एक टीम बनाते हैं, उस मिक्स डबल में इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास एक सीरियस पेयर है मेंस डबल्स में, एक सीरियस पेयर से वुमेन्स डबल में। अगर बात की जाए तो कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत परेशान है, जैसे साइना नेहवाल हो गई और बी साई प्रणीत हो गए। तो साइना नेहवाल अपनी फिटनेस की वजह से ज्यादा नहीं खेल पा रही हैं, बी साई प्रणीत भी उनकी फिटनेस उनको काफी परेशान करी। फिटनेस के चलते ये जो दोनों सितारे हैं वो थोड़ा एक्शन के बाहर हैं, इसके चलते इंडियन बैडमिंटन में क्वालिटी क्रंच आ रहा है। अब इस कंटेक्स्ट में श्रीकांत जो कि 28 वर्षीय हैं और लक्ष्य जो कि 20 वर्षीय हैं, इन्होंने हुएलवे स्पिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो किया है वो काबिल तारीफ है। ऑब्वियसली बात है कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, कंपटीशन शेड्यूल्स दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड मतलब मुश्किल से ही सेट हो पा रहे हैं। अब इस कंटेक्स्ट में बिग स्टेज पे वापस आना और मेडल जीतना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखा जाए लक्ष्य की तो लक्ष्य सेमीफाइनल तक पहुंचे, सेमीफाइनल में वो श्रीकांत के साथ ही खेल रहे थे। तो चूंकि श्रीकांत 28 वर्षीय हैं, लक्ष्य 20 वर्षीय हैं, तो हो सकता है श्रीकांत अपने एक्सपीरियंस के दम पे लक्ष्य को हरा ले गए, लेकिन लक्ष्य ने भी यहाँ पे काफी अच्छा आप कह सकते हो एक मतलब ये परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है, श्रीकांत की बात की जाए तो लास्ट टाइम इन्होंने कोई टाइटल जीता था वो 2017 में जीता था। उसके बाद से वो ज्यादा कुछ जीत नहीं पा रहे हैं। पहले वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं एक समय पे श्रीकांत, लेकिन अभी के लिए इनके हालात बहुत खराब चल रहे हैं। पहले एक इंडोनेशियन कोच थे मुलियो हिंडो, ये इंडिया में ब्रीफ टेन्योर के लिए बैडमिंटन कोच बन के आए थे, बीच में ही छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद से जो श्रीकांत का कैरियर ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरा है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो मुलियो हिंडो नाम के इंडोनेशिया के बैडमिंटन कोच हैं, ये फिर से इंडिया में बैडमिंटन की कोचिंग देने आएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली श्रीकांत के लिए एक अच्छी न्यूज बताई जा रही है। ओके, तो आगे आने वाले समय में श्रीकांत से एक बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। रही बात अगर लक्ष्य की, तो लक्ष्य 20 वर्षीय थे, इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएंगे। तो चूंकि ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं तो अपनी काबिलियत से ज्यादा इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। जरूरत यह है कि आगे आने वाले समय में ये अपनी फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे।
अगर प्रणय और प्रणीत की बात की जाए, दोनों 29 साल के हैं, सेमीफाइनलिस्ट हैं 2010 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के। इनके पास भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एज देखा जाए तो कम बची है, क्योंकि देखिए बैडमिंटन एक बहुत फिटनेस इंटेंसिव गेम है। 32-33 साल के बाद प्लेयर्स को प्रॉब्लम होने लगती है। दोनों ऑलरेडी 29 साल के हो चुके हैं, तो जल्द ही इनको परफॉर्मेंस देनी होगी अगले 1 से 2 सालों में कोई बड़ा मेडल जीतने के लिए। यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फॉर अफगान वुमेन इट इज द ग्रेट रिग्रेशन अंडर द तालिबान द गेन्स दे हैव मेड ओवर 20 years particularly in education and employment face decimation। आकांक्षा खुल्लर साहब ने, मैडम ने इस आर्टिकल को लिखा है। देखिए क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि भाई 15 अगस्त 2021 इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, इस प्रकार से आप देखो तो तालिबान को भी इंडिपेंडेंस मिल गई, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस बार जो तालिबान के लीडर है 1990s में जो उन्होंने किया था, इस बार वो थोड़ा ज्यादा टैक्टफुल है। टैक्टफुल मतलब इस बार वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहते हैं। तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के लिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़े मॉडरेट हैं, वो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअली में रियलिटी ये है कि हर बीतते दिन के साथ वुमेन और गर्ल्स के लिए अफगानिस्तान में एक बुरी न्यूज निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे रिग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके हिसाब से पता चल रहा है कि अफगान वुमेन को दबाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नए कोड्स इशू किए गए कंडक्ट के लिए विद रिस्पेक्ट टू अफगान वुमेन। उनकी मोबिलिटी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उनके फ्री विल के अगेंस्ट यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। जब वुमेन कपड़े पहनेंगी तो कंप्लीटली अपने हेयर को, बॉडी को, पूरे फेस को कवर करेंगी आंखें छोड़ के। उसके अलावा जब भी वुमेन घर से निकलेंगी तो अपने किसी मेल रिश्तेदार, हस्बैंड या भाई वगैरह को अपने साथ लेके निकलेंगी, वो अकेले नहीं निकल सकती घर के बाहर। ये जितने भी डिक्टेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये डिक्टेट्स बहुत हद तक 1990s के डिक्टेट्स के साथ मेल खा रहे हैं। 1990s में भी जब तालिबान का राज आया था, कुछ इस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट वुमेन के लिए उस समय पे भी लगाए गए थे। ओके, फिर अगर बात की जाए और भी बहुत सारी चीजें, इस्लामिक लॉ को इंपोज करने में की गार्ब में अफगान वुमेन के राइट्स को यहां पे दबाया जा रहा है। फिर तालिबान ने एश्योर किया कि ठीक है भाई, हम वुमेन की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो वो बोल रहे हो, जो वो कर रहे हैं, वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसी बहुत सी वुमेन थी जो कि तालिबान के राज से पहले जॉब कर रही थी, अब उनके पास किसी भी प्रकार की जॉब नहीं है। उनसे स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम वर्क। देखा जाए तो तालिबान के आने से पहले जो वुमेन थी, दे फॉर्म 27% ऑफ द वर्क फोर्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन था जो अशरफ गनी का, उसमें जितनी भी नौकरियां थी, उस नौकरी में 27% सीटों पे वुमेन कार्यरत थी, वुमेन काम कर रही थी। लेकिन जब से तालिबान आया, उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इनफैक्ट बहुत सारी सिटी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाली वुमेन को स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि आपको वापस काम पे आने की जरूरत नहीं है, और उनकी जगह पे जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं वहां पे मेन भरे जा रहे हैं। तो बेसिकली मेल ऑफिशियल्स अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, और नौकरी करने का मतलब होता है पैसा कमाना। तो अब पैसा भी मेल के हाथ में जाएगा, मेल के हाथ में जाएगा, तो घर पे ओवरऑल वुमेन के पास जो ऑटोनॉमी होती थी, वो ऑटोनॉमी अभी के लिए यहाँ पे चली जाएगी। फिर एजुकेशन सेक्टर में बात की जाए तो तालिबान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने मेल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर इशू किया, और 6ठी से 12वीं क्लास के टीचर्स के लिए ऑर्डर इशू किया कि आप स्कूल में आइए, स्कूल में आके पढ़ाइए। लेकिन मेल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर इशू किया गया है, टीचर के लिए ऑर्डर इशू किया गया, वुमेन का कोई नाम ही नहीं है, गर्ल्स का कोई नाम ही नहीं है। मतलब स्कूल गर्ल्स के लिए ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं कि आप भी स्कूल में आइए और आप भी स्कूल में आके पढ़िए। एक बीबीसी की रिपोर्ट आई है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की, जिसने कंफर्म किया है कि तालिबान के सीनियर ऑफिशियल ने बोला है कि भाई गर्ल्स को सेकेंडरी स्कूल अटेंड करने से मना कर दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल मतलब छोटे क्लास, सेकेंडरी स्कूल थोड़ा बड़ा क्लास। तो गर्ल्स को अभी के लिए ऑफिशियली प्राइमरी स्कूलिंग से मना नहीं किया गया है, लेकिन सेकेंडरी स्कूलिंग में आने से गर्ल्स को मना कर दिया है। और जो टीचर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ वेरी वरिंग ट्रेंड, एक बहुत वरिंग ट्रेंड है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चियों की अटेंडेंस थी वो अभी के लिए यहाँ पे धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। मतलब अफगानिस्तान में अभी के लिए क्या चल रहा है, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस धीरे धीरे गिर रही है, और सेकेंडरी स्कूल में तो बच्चियों को पढ़ाने का प्लान ही नहीं है तालिबान का, ऐसा यहाँ पे आकांक्षा खुल्लर जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर जेंडर से, फीमेल जेंडर से उनका राइट टू एजुकेशन पूरी तरीके से छीन लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको इनफैक्ट पॉवर्टी की तरफ ढकेल रहे हो, बैकवर्डनेस की तरफ ढकेल रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स, मेल फैमिली मेंबर्स की प्रति डिपेंडेंसी की तरफ ढकेल रहे हो। तो जो फीमेल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन पहले 65% पे था, और स्कूल में भी गर्ल्स पढ़ा करती थी, यूनिवर्सिटीज में आपकी
हजारों की तादाद में फीमेल्स पढ़ा करती थी, वो अब यहाँ कम हो रहा है। जस्ट पिछले साल तालिबान के आने से पहले कंट्री में, मतलब अफगानिस्तान में जो 95 लाख बच्चे थे उसमें से 39% वुमेन थी। अब ये वुमेन वापस स्कूल आएंगी, कॉलेज आएंगी, इस बात का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। 3 दिसंबर को तालिबान ने एक स्पेशल डिक्री इशू की वुमेन राइट्स के ऊपर, जिसमें ये बताया गया कि वुमेन के मैरिज राइट्स क्या हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं। ठीक है भाई, तो कुल मिला के यहाँ पे वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जा रहे हैं, और मैरिज राइट्स के अंदर ये बोला गया है कि जब तक एक एडल्ट वुमन अपनी कंसेंट नहीं देती शादी के लिए, तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एडल्ट वुमन कौन है, इसको कोई समराइज नहीं किया जाता। जैसे कि इंडिया के अंदर एडल्ट वुमन 18 साल से ज्यादा है, 21 साल से ज्यादा है, ये सब समराइज नहीं है। अभी के लिए जो लेटेस्ट कैबिनेट का डिसीजन आया उसमें बोला गया कि वुमेन की लीस्ट एज होगी 21 साल शादी की। वैसे तो एडल्ट अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आपको एडल्ट मान लिया जाता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के हिसाब से ये एडल्ट वुमेन कौन है, इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया। प्लस अफगानिस्तान के अंदर हम सबको पता है कि भाई चाइल्ड मैरिज कंटिन्यू कर रही है, और अब तालिबान के रिजाइम के आने के बाद चाइल्ड मैरिज और तेजी से बढ़ेगी, ये भी एक बड़ी बात है। हस्बैंड की प्रॉपर्टी में विडो को एक शेयर दिया जाएगा, हालांकि उस शेयर की लीगल एप्लीकेबिलिटी कितनी होगी ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। समझ गए? उसके बाद अगर यूनेस्को का एक डाटा के हिसाब से देखा जाए, यूनिसेफ के एक एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए, तो यूनिसेफ का एस्टीमेट ये बोलता है एज ऑफ नवंबर 2021 28% अफगान वुमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स की एज ग्रुप में है, उनकी शादी हो जाती है 18 साल की उम्र से पहले। ओके, और कोविड-19 की क्राइसिस के साथ साथ, फूड क्राइसिस के साथ विंटर आ रहा है। अफगानिस्तान में विंटर भयंकर पड़ती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं अफगानिस्तान की विंटर्स, इंडिया की विंटर जैसी नहीं होती। तो ऐसे केसेस में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी केसेस में जो घर की लड़कियां हैं वो फैमिलीज के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती हैं, एक बोझ बन जाती हैं। तो वैसे उनको शादी करके निपटाने के मूड में रहते हैं वहां के फैमिली मेंबर्स। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। तो कुल मिला के ओवरऑल डॉटर्स इस पर्टिकुलर इस्लामिक कोड के अंदर फैमिली के ऊपर एक बोझ ही बनने वाली हैं। जिस प्रकार के फाइनेंसेस हिले हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और सरकार की तरफ से, तालिबान की सरकार की तरफ से प्रो वुमेन सेंट्रिक कुछ नियम कानून लाए जाएंगे, इसके चांसेस देखिए कम ही है। समझ गए? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। प्लस अफगानिस्तान के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखो तो 87% ऑफ अफगान वुमेन ने स्टडीज में बताया है कि उन्होंने किसी ना किसी एक प्रकार का वायलेंस आया, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या साइकोलॉजिकल हो। वायलेंस केवल फिजिकल और सेक्सुअल नहीं होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। आपको मेंटली कोई प्रताड़ित कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, टॉर्चर कर रहा हो, तो वो भी एक प्रकार का वायलेंस ही होता है। और 62% अफगान वुमेन में मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस सहा है, एक से ज्यादा किस्म का वायलेंस यहाँ पे सहा है। अच्छा, ये सब चीजें अगर आप देखो तो तालिबान की सरकार आने से पहले जो अफगानिस्तान के अशरफ गनी की सरकार थी, उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस से सफर की हुई जो वुमेन थी, उनके लिए शेल्टर्स बनाए गए थे, उनके लिए एसेंशियल सर्विसेज चलाई गई थी, मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रो बोनो लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन तालिबान के राज के अंदर, समझ गए? प्लस पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन के कैपिटल और प्रोविंशियल ऑफिसेस के अंदर इन सेक्सुअल सर्वाइवर्स को रखा जाता था, इनकी काउंसलिंग की जाती थी, इनको प्रॉपर तरीके से बचाया जाता था, और इनके खिलाफ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको जेल में बंद किया जाता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब से तालिबान की सरकार आई, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जेल में बंद थे, उनको प्रिजन से रिलीज कर दिया गया। अब सोचिए, किसी ने जेंडर बेस्ड वायलेंस किया है, किसी औरत के खिलाफ कुछ सेक्सुअली कुछ गलत किया है, उसको पहले जेल में बंद किया गया, सजा दी गई, तालिबान ने आया, उसने उसको जेल से छुड़ा दिया, तो वो जाके बदला फिर उसी औरत से निकालेगा, तो वो फिर लेडी फिर परेशान। और वैसे भी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी कंट्री जहां पे प्रो वुमेन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो तालिबान के जो नया राज है उसमें वुमेन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। जो पहले वुमेन अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उसकी बजाय आ गई है मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन प्रोपोगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। तो कुल मिला के जो वुमेन सेंट्रिक एक डिपार्टमेंट था जो काम करता था, उसको भी यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। और एक ऐसा एक्ट, नियम कानून जो कि वुमेन को बचा के रखता था, वो था एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2009, जिसने क्रिमिनलाइज किया था रेप को, फोर्स्ड मैरिज को, इसको भी यहाँ पे हटा दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे ये अफगानिस्तान में तालिबान राज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वुमेन राइट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आगे बात करते हैं व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मींस। Redistribution measures have been ineffective and there are no policies discouraging accumulation of income and wealth. कोविड-19 के पैंडेमिक ने गरीब और अमीर के बीच के जो गैप है
इसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बढ़ा दिया। यहाँ पे दो चीजों के टर्म्स में बात हो रही है, एक इनकम के टर्म्स में, एक वेल्थ के टर्म्स में, ठीक है। और डाटा किसका है? टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन और बॉटम 15% ऑफ द ग्लोबल, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो अगर आप इनकम के कंटेक्स्ट में बात करो तो ग्लोबल पॉपुलेशन का जो 10% है, 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो टॉप की है, वो 52% इनकम अपने पास रखती है, और जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो केवल 8.5% इनकम अपने पास रखती है, और 40% इनकम मिडिल क्लास के पास है। तो बची कितनी? शुरुआत के 10% और बॉटम के 50%, तो 60% हो गए। तो बची कितनी? 40% मिडिल क्लास बची, और इस 40% मिडिल क्लास के पास 40% इनकम रहती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाई मिडिल क्लास का क्वांटम बढ़ रहा है। और ठीक है, मिडिल क्लास एक जैसा ही होता है वैसे तो, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, तीन, उसमें भी सेग्रीगेशंस हैं, बट फिर भी इनकम के आधार पर देखो तो आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि जो लोअर क्लास है, जिसके पास सबसे कम इनकम है, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब बात करते हैं वेल्थ की। ये जो मैंने स्टैटिस्टिक बताया ना, स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कोट कर सकते हो आप इन स्टैटिस्टिक्स को। मैं आर्टिकल उस हिसाब से ही उठाता हूं कि मैं आपको कंक्रीट स्टैटिस्टिक्स बना सकूं। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स अपने पास लिख लो, ताकि किसी इनइक्वालिटी से रिलेटेड या फिर सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स कोट कर सको आप। अब वेल्थ के टर्म्स में बात की जाए तो टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन के पास 76% टोटल वेल्थ है, और जो बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन, उसके पास केवल 2% टोटल वेल्थ है। बाकी मिडिल क्लास के पास भी वेल्थ यहाँ पे ओवरऑल कमी हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रति यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा, अनड्यू अकुमुलेशन के प्रति यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा। कुछ लोग वेल्थ को अपने पास बिल्कुल ही एक्युमुलेट करके रख रहे हैं, उनके पास हद से ज्यादा दौलत है, और ये चीज यहाँ पे गलत है। अब देखा जाए तो ये इनइक्वालिटी रीजन वाइज वेरी करती है। जैसे ये इनइक्वालिटी यूरोप में मॉडरेट है, बट अफ्रीका में शार्प है। जैसे यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो टॉप 10% लोगों के पास ओवरऑल 36% इनकम है यूरोप में, लेकिन वहीं अफ्रीका में चले जाओ, वेस्ट एशिया में चले जाओ, नॉर्थ अफ्रीका में चले जाओ, तो टॉप 10% लोगों के पास 58% ऑफ द टोटल इनकम है। अब यूरोप में कम क्यों है? क्योंकि यूरोप में बहुत सारे प्रो ह्यूमन राइट्स मेजर्स बना रखे हैं, लोगों के लिए बहुत सारे प्रेफरेंशियल राइट्स दे रखे हैं, पढ़ाई और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं यूरोप के अंदर। तो इसके चलते टॉप 10 लोगों के पास जो इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बॉटम लोगों के पास भी इनकम पहुंचे, ये वहां की सरकारों ने इंश्योर किया है। लेकिन अफ्रीका और वेस्ट एशिया जैसी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं, तो वहां पे टॉप 10% लोगों के पास जो इनकम है वो ज्यादा है। तो ये सब क्या मतलब दिखाना चाह रहा है? देखिए, अगर आपकी एवरेज लेवल ऑफ इनकम ज्यादा है तो आपकी इनइक्वालिटी कम होगी, ये कुछ जरूरी नहीं है। लिटरेचर में एक आर्गुमेंट है कि अगर आपकी एवरेज नंबर ऑफ इनकम बढ़ेगी, मतलब आपकी एवरेज इनकम बढ़ेगी, तो आपकी इनइक्वालिटी कम होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यूएस का एग्जाम्पल देख लो, यूएस में एवरेज इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएस के अंदर इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे गरीब लोग एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर आप स्वीडन की बात करो तो स्वीडन की एवरेज इनकम यूएस से कम है, लेकिन स्वीडन की इनइक्वालिटी भी कम है। स्वीडन में ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने प्रो पुअर लोगों के लिए कुछ नियम कानून बना रखे हैं कि वहां पे लोगों को काफी मदद मिल जाती है सरकार की तरफ से। अगर आप इसी कंटेस्ट में मिडिल इनकम नेशंस ब्राजील, इंडिया, चाइना को मलेशिया और उरुग्वे से कंपेयर करो तो यही डाटा निकल के आएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये जो लॉजिक दिया जाता है ना इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि भाई अगर आपकी एवरेज लेवल ऑफ इनकम बढ़ रही है तो आपकी इनइक्वालिटी कम हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी इनइक्वालिटी बढ़ रही है क्योंकि एवरेज लेवल ऑफ इनकम बढ़ने के साथ साथ डेफिनेटली एक मिडिल क्लास बढ़ती है, लेकिन जो लोअर क्लास है वो और गर्त में चली जाती है और नीचे चली जाती है, और ओवरऑल उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यूएस और इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी, चाइना के अंदर एक मॉडरेट राइज हुआ है। अगर दुनिया भर में इनइक्वालिटी का आप डाटा देखो तो साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और सब सहारन अफ्रीका, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इन पर्टिकुलर कंट्रीज की वजह से सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ी है पूरी दुनिया के अंदर। तो इस वेल्थ कंसेंट्रेशन और वेल्थ अकोमुलेशन को रोकने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। सरकार को इनइक्वालिटी एवर्जन मेजर्स चलाने चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक लिमिट से ज्यादा अगर दौलत कंसंट्रेट होने लगेगी प्राइवेट हैंड्स के हाथों में तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी गिर जाएगा, फिर पूरा के पूरे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाएंगे, सरकार के पास भी ठन ठन गोपाल ही बचेगा। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन इक्वालिटी एंड टू अवॉइड इनइक्वालिटी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा, प्रो पुअर
कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाने पड़ेंगे। ये बताया उदया एस मिश्रा जी ने, प्रोफेसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, और एस इरोया जी ने, राजन ने, जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट तिरुवनंतपुरम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।